तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बैक बॉन्डिंग। ये पी ब्लॉक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि बैक बॉन्डिंग क्या होती है और किस तरीके से बैक बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज बेटा हमारे पास एक एटम है ए और एक और एटम है बी। ठीक है, हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक एटम ए ने अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग एक एटम बी के साथ करवाई, यानी ए ने अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बी के अपने एक एटम के साथ कराई। बताओ क्या दोनों ने शेयरिंग कर ली? हाँ, और शेयरिंग करने से कौन सा बॉन्ड बनता है? तो बेटा हमें पता है कि शेयरिंग करने से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, एक खास बात अगर हम यहाँ देखें तो बताओ ए ने अपने एक इलेक्ट्रॉन की बी ने अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कराई है। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि इस शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड में ए का कंट्रीब्यूशन और बी का कंट्रीब्यूशन क्या है? इक्वल है। और इक्वल शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, चलिए एक और केस हम इसी तरीके का लेते हैं। सपोज वही एटम ए है और वही एटम बी है, लेकिन इस बार फर्क क्या है कि ए अपने दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बी के वेकेंट ऑर्बिटल से करवा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो ए ने अपने दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बी के साथ कराई। बताओ क्या शेयरिंग तो यहाँ पर भी हुई? हाँ, शेयरिंग तो यहाँ पर हुई, लेकिन क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये शेयरिंग इक्वल है या अनइक्वल है? यस, ये शेयरिंग कैसी है? अनइक्वल शेयरिंग है। बताओ ये कैसी शेयरिंग है? अनइक्वल शेयरिंग। और ये बात हम लोग जानते हैं कि अनइक्वल शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। यानी ये जो बॉन्ड बना है, ये बताओ कौन सा बॉन्ड बना है बेटा? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। यस, यानी ए ने अपने दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बी के वेकेंट ऑर्बिटल में प्रोवाइड करवाई। यानी ए के इलेक्ट्रॉन कितने यूज हुए? दो, लेकिन बी ने अपना कोई इलेक्ट्रॉन यूज नहीं करवाया। ऐसी शेयरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? अनइक्वल शेयरिंग कहते हैं। और अनइक्वल शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड का नाम कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। यस, अब हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों ही बॉन्ड को मिलाकर एक तीसरी टाइप की कंडीशन पढ़ते हैं। सपोज वही एटम ए था, वही एटम बी था। बोलो ए ने अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बी के एक इलेक्ट्रॉन से कराई, दोनों के बीच में शेयरिंग हुई, शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बन गया? कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड होता है उसे हम क्या सिग्मा बॉन्ड कहते हैं? यस, इसका मतलब ये जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा टाइप का बॉन्ड। यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड है? दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर भी दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ए के पास अभी भी क्या है? लोन पेयर तो अवेलेबल है। बी के पास क्या है बेटा? वेकेंट ऑर्बिटल है। बताओ ए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बी के साथ कराएगा। बताओ क्या अनइक्वल शेयरिंग हुई ये वाली? यस, इस अनइक्वल शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बोलो सही है? यस, लेकिन फर्क है। क्या फर्क है? ये जो दो एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड था वो दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड था और पहले बॉन्ड को सिग्मा टाइप का बॉन्ड कहते हैं। लेकिन यहाँ जो बॉन्ड है बताओ क्या वो पाई टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? यस, क्यों? क्योंकि ये दो एटम के बीच में पहला नहीं, कौन सा बॉन्ड है? दूसरा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये पाई टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यस, और इसी पाई टाइप के कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसी को ही हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्ड। बोलो सही है? यस, यानी जहाँ जहाँ पाई टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होगा क्या मैं कह सकता हूँ वहाँ बैक बॉन्डिंग हो रही होगी। यस, तो सिंपल है, पाई टाइप के कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही क्या कहा जाता है? बैक बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, अब देखो बैक बॉन्ड क्या हर जगह बनेगा? नहीं, कुछ कंडीशंस होती है बैक बॉन्ड बनने की, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दैट इज कंडीशन ऑफ बैक बॉन्ड। ठीक है, बैक बॉन्डिंग की कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए? देखो पहली कंडीशन, एक बात हमें पता है कि जो बैक बॉन्ड है क्या वो एक पाई टाइप का ही बॉन्ड है? यस, और पाई टाइप का बॉन्ड नेचर में थोड़ा सा सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक होता है। इसका मतलब जहाँ पाई टाइप का बॉन्ड होता है वो पहले से ही वीक है। इसका मतलब जो बॉन्ड ओवरलैप करके बनेंगे
उनका शेल नंबर कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो जो बैक बॉन्डिंग होती है वो छोटे शेल के ऑर्बिटल्स या छोटे शेल के एटम्स के बीच में अच्छी होती है। तो जो बैक बॉन्डिंग होगी उनमें से जो एक एटम है वो या तो सेकंड पीरियड का होना चाहिए और जो दूसरा एटम है वो या तो सेकंड पीरियड का हो या फिर कौन से पीरियड का होना चाहिए, थर्ड पीरियड का होना चाहिए। तो बैक बॉन्डिंग की जो पहली कंडीशन हम लोग लिखेंगे उसमें हम लोग लिखेंगे कि वन एटम मस्ट बी ऑफ सेकेंड पीरियड। एक एटम कौन से पीरियड का होना चाहिए बेटा, सेकेंड पीरियड का होना चाहिए। एंड अनदर एटम, जो दूसरा एटम होगा वो कैसा होना चाहिए, अनदर एटम मस्ट बी ऑफ आइदर, या तो किसका हो, सेकेंड पीरियड का हो या फिर किसका होना चाहिए, थर्ड पीरियड का होना चाहिए। आइदर सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड। तो ये पहली कंडीशन है जो मुझे चेक करनी है कि कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन जब होगा तो दोनों में से कोई भी एक एटम सेकंड पीरियड का हो और कोई भी दूसरा एटम या तो सेकंड का होना चाहिए या फिर थर्ड पीरियड का होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है बैक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। आइए दूसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। बताओ, क्या बैक बॉन्ड एक पाई टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? यस। और पाई टाइप के कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के लिए क्या एक एटम के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए? यस। और दूसरे एटम के पास इस लोन पेयर को लेने के लिए क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। यानी जो एक एटम है उसके पास लोन पेयर हो और जो दूसरा एटम है उसके पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो सेकेंड कंडीशन हम लोग लिख रहे हैं कि वन एटम मस्ट हैव, क्या होना चाहिए उसके पास, लोन पेयर होना चाहिए। इसलिए ताकि वो अपने लोन पेयर को डोनेट कर पाए। एंड दूसरा एटम के पास क्या होना चाहिए, अनदर एटम, उसके पास क्या होना चाहिए, मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि उसको लोन पेयर एक्सेप्ट करना है तो उसके पास क्या होना चाहिए बेटा, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तभी जाके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन, या मैं बोल सकता हूँ पाई टाइप कोऑर्डिनेट का बॉन्ड का फॉर्मेशन या फिर बैक बॉन्ड का फॉर्मेशन वहां पर होगा। तो जहां जहां ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी वहां वहां बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा होगा। क्लियर हो गया? सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल। फिर से रिवाइज करते हैं। पाई टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बैक बॉन्ड कहलाता है। उसकी दो सिंपल सी कंडीशन है कि दोनों में से एक एटम सेकंड पीरियड का और दूसरा एटम या तो सेकंड या थर्ड पीरियड का होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, जो एटम लोन पेयर डोनेट कर रहा है उसके पास लोन पेयर होना चाहिए और साथ ही में एक्सेप्ट करने वाले के पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। क्लियर? तो ये जो दो कंडीशन है वो बैक बॉन्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बैक बॉन्डिंग किस तरीके से होती है। तो हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। दैट इज, हम सबको पता है कि बैक बॉन्डिंग के लिए जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो क्या है, वो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, दैट इज PF3 का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हमें ये पता करना है कि PF3 में बैक बॉन्डिंग होती है, नहीं होती, और होती है तो उससे PF3 के मॉलिक्यूल पर क्या क्या इफेक्ट जनरेट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं BF3 की तो इसके अंदर सेंट्रल एटम कौन है बेटा, सेंट्रल एटम है बोरोन। हमें ये बात पता है कि बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस, और बोरोन ने फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बना रखे हैं। तो बताओ, क्या बोरोन का 3 बॉन्ड बना के काम हो गया? नहीं। इस बोरोन का अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो बताया बेटा हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलता है, sp2। यानी कि इस बोरोन के पास अभी भी एक वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लोकेट कर देता हूँ कि इस बोरोन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन की, बताओ क्या इस फ्लोरीन के पास यहाँ पर लोन पेयर है? हाँ, इसके पास लोन पेयर है। पहला सवाल, क्या यहाँ बैक बॉन्डिंग होगी? चलिए चेक करते हैं। कैसे करेंगे? जो दो कंडीशन हमें लिखी है अगर वो यहाँ हो रही होगी तो बैक बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। देखो, पहली कंडीशन, दोनों में से एक एटम सेकंड पीरियड का होना चाहिए। बताइए क्या बोरोन फ्लोरीन सेकंड है? हाँ। दूसरा एटम भी या तो सेकंड का या थर्ड का। बताओ क्या बोरोन और फ्लोरीन दोनों ही सेकंड के हैं? यस। इसका मतलब ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। पर क्या एक कंडीशन सेटिस्फाई होने से काम होगा? नहीं।
दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलिए सेकंड के बारे में बात करते हैं। एक एटम के पास लोन पेयर, बताओ क्या फ्लोरीन के पास लोन पेयर है? हाँ है। क्या बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है? हाँ है। इसका मतलब यहाँ दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो रही होगी। क्लियर? तो यानी कि BF3 के अंदर बैक बॉन्डिंग होती है। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि इसमें बैक बॉन्डिंग कैसे होगी, तो उसको समझते हैं। सपोज ये वही एग्जांपल है, हमने लिखा कि मेरे पास ये BF3 है। बताओ क्या इस बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल हमें दिखाई दे रहा है? हाँ, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। बताओ क्या इस फ्लोरीन के पास लोन पेयर है? हाँ है। तो बताओ क्या इस फ्लोरीन ने अपने लोन पेयर को कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म में इसको डोनेट कर दिया? यस। बताओ क्या ये सिग्मा टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या ये पाई टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? यस, ये एक पाई टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। बताओ क्या इस पाई टाइप के कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही हम लोग कहते हैं क्या बैक बॉन्ड? यस, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बैक बॉन्ड। और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग कहते हैं। इसका मतलब यहाँ से हमें ये कंफर्म हो गया कि BF3 के अंदर बैक बॉन्डिंग होती है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, पाई टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब बैक बॉन्ड है। चलिए अब और कुछ बात करते हैं। सपोज हमने बोला कि बैक बॉन्डिंग में फ्लोरीन ने लोन पेयर डोनेट किया, पर क्या जरूरी है कि यही फ्लोरीन लोन पेयर डोनेट करे? नहीं, हो सकता है ये फ्लोरीन डोनेट करे, हो सकता है ये फ्लोरीन डोनेट करे। तो इसके में अगर सपोज करो दूसरे फ्लोरीन ने लोन पेयर डोनेट किया होता तो क्या होता? इस तरीके का कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता। यस, अगर मैं इसका एक और स्ट्रक्चर बनाऊं तो बताओ क्या तीसरे फ्लोरीन ने अगर लोन पेयर डोनेट किया होता तो बताइए क्या यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो गई होगी? यस, इसका मतलब क्या यहाँ से मुझे देखने को मिल रहा है ये जो पाई टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कभी वो इस बॉन्ड के बीच में है, कभी यहाँ है और कभी यहाँ है। इसका मतलब बैक बॉन्डिंग के अंदर क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस हो रहा है? हाँ, यहाँ पाई बॉन्ड के अंदर क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। तो मैं इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूँ तो बताइए क्या ये पाई बॉन्ड कभी यहाँ है, कभी यहाँ है और कभी यहाँ है, यानी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। इसका मतलब यहाँ पर सब जगह पार्शियल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। यस, तो ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड हमने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। क्लियर? चलिए अब इस बैक बॉन्डिंग के फिनोमेना से और किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाली जो हमारी कंडीशन है हम लोग इसको लिखते हैं ये बिफोर बैक बॉन्डिंग की कंडीशन है। क्लियर? ये जब बैक बॉन्डिंग नहीं हुई तब की कंडीशन है और ये वाली कंडीशन कैसी है? आफ्टर बैक बॉन्डिंग होने के बाद की। बताइए क्या मुझे यहाँ पर दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? हाँ, अगर मैं बिफोर बैक बॉन्डिंग की बात करूँ तो हम लोग लिख रहे हैं चेंजेस ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग के कारण से क्या क्या चेंजेस मॉलिक्यूल के अंदर आए हैं? चलिए चेक करते हैं। बताइए क्या इस बोरोन का या इस बोरोन ट्राइहैलाइड का क्या हाइब्रिडाइजेशन sp2 था बिफोर बैक बॉन्डिंग? यस। क्या आफ्टर बैक बॉन्डिंग भी इस बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2 ही है। बताओ क्या हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ, यानी इस वाले केस के अंदर हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन में चेंज नहीं हुआ, बताओ इसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर, इसका भी शेप क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर, यानी शेप के अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ, यानी शेप में कोई चेंज नहीं हुआ। बताइए इनके बीच में बॉन्ड एंगल 120, इनके भी बीच में बॉन्ड एंगल क्या है? 120, यानी इस केस के अंदर तो बॉन्ड एंगल की चेंज नहीं हुआ। लेकिन फर्क क्या है बेटा? अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे बॉन्ड ऑर्डर बताइए पहले बोरोन फ्लोरीन के बीच में कितना बॉन्ड है? 1, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। लेकिन यहाँ अगर मैं ध्यान से देखूं क्या एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? हाँ, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बॉन्ड ऑर्डर हमें निकालना आता है कैसे? 1 प्लस पाई बाय सिग्मा से हम लोग इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं। बताइए 1 प्लस कितने पाई है? 1, कितने सिग्मा है? 3, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 4/3। बताइए पहले बॉन्ड ऑर्डर 1, अभी बॉन्ड ऑर्डर कितना? इसको सॉल्व करें कितना आएगा? 1.33।
बताइए क्या बैक बॉन्डिंग होने से बॉन्ड ऑर्डर पहले से बढ़ गया? यस, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया बेटा? इंक्रीज। बॉन्डिंग होने से, बैक बॉन्डिंग होने से हमेशा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बढ़ जाता है। सिंपल है बेटा, एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? चलिए, अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, बताइए अगर मैं इसकी बॉन्ड लेंथ के बारे में कंपेयर करूं तो हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम। और लास्ट अगर मुझे इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में कंपेयर करना है तो ये बात मुझे पता है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा है उस कंपाउंड की बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। तो हमसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि बैक बॉन्डिंग होने से क्या क्या चेंजेस मॉलिक्यूल के अंदर आए। तो यहाँ पर हमें इस वाले केस में तो ये देखने को मिला कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुआ, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर हम देखेंगे कि बैक बॉन्डिंग से हाइब्रिडाइजेशन में भी चेंज होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में कोई चेंज नहीं हुआ। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन।